बेटा अब मैं आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ पाठ नंबर 14 के। अब देखिए बेटा, प्रश्न 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। अब बेटा, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है वो तो जब ही मिलेगी जब धूप निकलेगी। तो हम किस दिन उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन या पवनों वायु वाले दिन। तो आपको पता चल गया होगा बेटा, आपने क्वेश्चन आंसर समझे थे कि सौर जल तापक का प्रयोग हम बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। दिख रहा है बेटा? तो आंसर आ गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा में बेटा देखो, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। तो ये आपको पता है, लकड़ी, गोबर गैस, कोयला जो है ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत हैं। अब कौन सा नहीं है इसमें? ये नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि इसमें नाभिक का प्रयोग होता है। ठीक है ना बेटा? नाभिकीय ऊर्जा कब मिलती है? जब क्या होता है, किसी यूरेनियम नाभिक का विखंडन होता है। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट चाहिए था और ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? अब आपको बताना बेटा, कौन सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है। भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, जैव मात्रा। तो कौन सा नहीं है बेटा? नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है बेटा, आंसर आ गया आपका सी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधनों तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। अब हमें तुलना करनी है जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा की। सूर्य ऊर्जा है बेटा, उसको हम सौर ऊर्जा भी लिखते हैं। अब जीवाश्म ईंधन में देखो, ये स्रोत एक बार प्रयोग होने के बाद कई वर्षों में दोबारा बनते हैं। इसको हम कह सकते हैं यह एक अनवीकरणीय स्रोत भी है। और सौर ऊर्जा यह एक नवीकरणीय स्रोत है जो चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब लंबे समय तक, बिना समाप्त हुए उपलब्ध रहेगा। आपको पता है बेटा, जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाते हैं और ये लाखों करोड़ों वर्ष बाद दोबारा बनते हैं, इसलिए इनके ख़त्म होने की संभावना है। और सौर ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो लंबे समय तक बिना समाप्त हुए आपके पास रहेगा। अब जीवाश्म ईंधन में नंबर 2 है बेटा। इनके प्रयोग के दौरान प्रदूषण युक्त गैसें उत्पन्न होती है, मतलब इनसे प्रदूषण होता है। जैसे आपको मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इसके सौर ऊर्जा के प्रयोग से कोई प्रदूषण नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट है बेटा, इनका संग्रह तथा प्रयोग आसानी से हो जाता है। संग्रह मतलब इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं और इनका प्रयोग भी हम आसानी से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का तीसरा पॉइंट है बेटा, इसके संग्रह के लिए बनाई गई युक्ति अपेक्षाकृत अधिक समय की, अधिक लागत की होती है। इसके लिए बेटा खर्चा ज़्यादा आता है। 4 पॉइंट देखिए बेटा, दिन या रात कभी भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और सौर ऊर्जा का रात के समय यह ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम धूप से ही इस ऊर्जा को बना सकते हैं, तो रात के समय तो ये ऊर्जा नहीं निकलेगी। ठीक है बेटा, अब समझ में आ गए होंगे जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा के डिफरेंस। बेटा बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय स्रोत है, ये समाप्त हो जाएंगे। और सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो कभी समाप्त नहीं होगा। जीवाश्म ईंधन के दौरान प्रदूषण युक्त गैसें उत्पन्न होती है, सौर ऊर्जा के दौरान प्रदूषण युक्त गैसें उत्पन्न नहीं होती हैं। इनका संग्रह और प्रयोग आसानी से हो जाता है और इनके लिए क्या होता है बेटा, ज़्यादा खर्चा आता है सौर ऊर्जा के लिए। और जीवाश्म ईंधन को हम किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को हम रात के समय यह ऊर्जा हमें उपलब्ध नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उसमें अंतर लिखिए। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में हमने किसकी तुलना करनी है बेटा, जल विद्युत की, जल विद्युत की। तो आप देखो, जैव मात्रा और जल विद्युत दोनों ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, दोनों ही नवीकरणीय स्रोत हैं बेटा। फिर भी इनमें क्या अंतर है देखो। अब जैव मात्रा मृत पौधों के भागों से, पशु कचरे से तथा अन्य प्राकृतिक पदार्थों के सड़ने से प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। लकड़ी, गोबर गैस आदि जैव मात्रा के कुछ उदाहरण हैं। समझ में आ गया होगा बेटा, जैव मात्रा क्या होती है। ये मृत पौधों के भागों से, पशु के कचरे से, जैसे पशु गोबर करते हैं बेटा, और अन्य प्राकृतिक पदार्थों के, जैसे पेड़ों के क्या होते हैं, पत्ते गल सड़ जाते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। और इसके उदाहरण हैं लकड़ी, गोबर गैस। ठीक है बेटा। अब दूसरी ओर जल विद्युत क्या है बेटा, जल विद्युत क्या है। विद्युत का मतलब यहाँ पर बिजली है बेटा। पानी को एक संभावित ऊंचाई बांध में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। इससे ऊर्जा को बार बार उत्पादित किया जा सकता है। यह पानी के उपयोग से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जल विद्युत को कैसे हम प्राप्त करते हैं बेटा, आपको पहले भी क्वेश्चनों में समझाया था। हम पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं भारी मात्रा में और हम बांध बना देते हैं पानी को इकट्ठा करके। फिर पानी को तेज़ गति से छोड़ा जाता है और जो पानी की गतिज ऊर्जा होती है वो टरबाइन को चलाती है और टरबाइन के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। ठीक है बेटा। तो यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, इसके लिए हमें बीच में मोटर लगानी पड़ेगी, जो टरबाइन चलेगा तो फिर मोटर के द्वारा बिजली उत्पन्न होगी। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है पानी के उपयोग से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जल विद्युत को प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। निम्नलिखित से ऊर्जा निष्कासित करने की सीमाएं लिखिए। ऊर्जा निष्कासित मतलब ऊर्जा को निकालना। कैसे हम निकालेंगे देखो बेटा, पवनों से कैसे निकलती है। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवनें चलती हैं। तीव्र मतलब बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां पर हम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित कर सकते हैं। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने तथा उसके रख रखाव के लिए अधिक लागत की आवश्यकता होती है। मतलब उसको बनाने में और उसका फिर हम सही तरह से रखने के लिए अधिक खर्चा आता है। इसे स्थापित करने के लिए बड़े भूखंड की आवश्यकता होती है। मतलब भूखंड मतलब भूमि का बड़ा टुकड़ा, खंड मीन टुकड़ा और भूमि ज़मीन। तो इसे लगाने के लिए, ऐसा फार्म बनाने के लिए हमें ज़मीन के बहुत बड़े टुकड़े की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए पवनों की चाल मतलब हवाओं की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। मतलब 1 घंटे में हवा 15 किलोमीटर दूर जा सके, ऐसी हवाएं हमें चाहिए, तभी वहाँ पर हम पवन ऊर्जा फार्म लगा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब तरंगों से देखो कैसे होता है ऊर्जा निष्कासित। बी पार्ट है आपका। जहाँ तरंगे अधिक प्रबल हो उस स्थान पर ही तरंग ऊर्जा का उपयोग करना लाभदायी होता है। तो तरंग का मतलब क्या है बेटा, लहरें जो होती है पानी की, वो तरंग हैं, वो ज़्यादा प्रबल होनी चाहिए, शक्तिशाली होनी चाहिए। उसी स्थान पर हम
तरंग ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। व्यवहारिक उपयोग के लिए तरंगों की प्रबलता के साथ साथ उसकी बारंबारता भी अधिक होनी चाहिए। मतलब वो शक्ति तो हो उनके अंदर और वो बार बार आए जाए भी। बारंबारता मतलब एक ही चीज़ का बार बार आना, लहरें बार बार ऊपर नीचे उठनी चाहिए, तो तभी हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं। अब तीसरा है आपका ज्वार भाटा। जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं बेटा, उसके बारे में है ये। ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है, जिसमें बहुत अधिक लागत आती है। इस पे भी बहुत अधिक खर्चा आता है बेटा। संकीर्ण क्षेत्र है, किसी नैरो एरिया को हम लेते हैं और उस पर हम बांध बना देते हैं और सागर का ही कोई हिस्सा हमें चाहिए। इसके लिए उस स्थान का चयन करना पड़ता है जहाँ ज्वार सामान्यतः आते ही रहते हैं। मतलब कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर ज्वार भाटा निरंतर आते रहते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वहाँ पर हमें ये लगाने पड़ते हैं, बांध वहाँ पर बनाना पड़ता है बेटा, जिससे वहाँ पर हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकें। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किस आधार पर आप करेंगे? नवीनीकरणीय तथा अनवीकरणीय, समाप्य तथा अक्षय। क्या ए तथा बी के विकल्प समान हैं? अब देखो बेटा, नवीकरणीय क्या होता है? नवीनीकरणीय आपको बताया है, जिनको हम दोबारा से उपयोग में कर ला सकते हैं, जिनको दोबारा से बना सकते हैं। तो यही बात ये बता रहा है। नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनको पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, पुनः मतलब दोबारा। जैसे सूर्य ऊर्जा, जिसे एक कई बार उपयोग करने के बाद पुनः बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। परंतु अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक लंबी अवधि लगती है। अवधि का मतलब है बेटा समय, जिसमें आपको ये बार बार आ गए हैं बेटा आपके आंसरों में। नवीकरणीय और अनवीकरणीय अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नवीकरणीय को हम उन ऊर्जा के स्रोत को एक बार यूज करके दोबारा भी प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे हमारी सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। लेकिन अनवीकरणीय वो होते हैं जिनको एक बार उपयोग कर लिया तो वे समाप्त हो जाते हैं, और अगर दोबारा प्राप्त करना है तो बहुत लंबे समय, हमें लंबा समय चाहिए, जैसे लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें ये दोबारा से मिलेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल है कोयला और पेट्रोलियम। अब समाप्य तथा अक्षय क्या होते हैं बेटा? समाप्य ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो ज़्यादा समय तक नहीं चल सकते। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, समाप्य मतलब समाप्त हो जाते हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं चल सकते क्योंकि उनकी मात्रा सीमित होती है और सीमित होने के कारण वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। जबकि अक्षय अर्थात असमाप्य, तो नाम से पता चल रहा बेटा, असमाप्य से याद रखेंगे, जो समाप्त नहीं होते हैं, जो असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और बार बार उपयोग करने पर भी दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। बेटा लगभग ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की तरह ही है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ए और बी के विकल्प समान हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा बेटा, क्योंकि दोनों का मतलब एक है, तो दोनों के विकल्प भी क्या हैं? समान हैं। ऊर्जा के आदर्श स्रोतों में क्या गुण होते हैं? ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था बेटा। ऊर्जा के उत्तम स्रोत पहला क्वेश्चन था आपका, या आदर्श स्रोत, बात वही है। इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, मुझे लगता है आपको पहले से ही याद होगा, एक बार फिर से बता देते हैं बेटा हम। एक तो ये सरलता से, आसानी से हमें मिल सके, सुलभ हो सके, प्रति एकांक आयतन से अधिक ऊर्जा प्रदान करे। आपको बताया था, जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर कर लेते हैं, 1 kg हम वुड लेते हैं, 1 kg हम LPG लेते हैं, तो ज़्यादा ऊर्जा जिससे आएगी हम उसका ही चयन करेंगे। ऐसा स्रोत वो होना चाहिए।
इसका उपयोग सुविधाजनक हो अर्थात प्रदूषण कम से कम हो, भंडारण तथा परिवहन करने में आसान हो, मतलब हम इसको आसानी से इकट्ठा कर सके और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, सस्ता हो और लंबी अवधि तक स्थिर दर से ऊर्जा दे सकता हो। एक तो ये सस्ता होना चाहिए कि सब लोगों की पहुंच में हो, सब लोग इसको खरीद सके। लंबी अवधि मतलब लंबे समय तक ये समान रूप से ऊर्जा दे। स्थिर दर मतलब समान रूप से ऊर्जा दे, ऐसा ना हो शुरू में तो ऊर्जा ज़्यादा दे और उसके बाद उसकी ऊर्जा कम होती जाए। ठीक है बेटा, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा हानियां हैं? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सौर कुकरों की सीमित उपयोगिता है? तो सौर कुकर का उपयोग करने के लिए क्या लाभ है बेटा? एक तो इस सौर कुकर में बने खाने में पौष्टिकता अधिक होती है, मतलब ज़्यादा ताकतवर होता है ये। पौष्टिकता मतलब जिससे हमें भरपूर जो हमारे को विटामिन प्रोटीन चाहिए वो इसमें खाना बनाने से नष्ट नहीं होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वसा ये सारे जो भी हमारे खाने के अंदर होते हैं वो वैसे के वैसे बने रहते हैं। भोजन के पकाने में ऊर्जा की कोई लागत भी नहीं आती है, कोई खर्चा भी नहीं होता है बेटा इसमें। सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित होने के कारण प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है और इससे बेटा प्रदूषण भी नहीं होता है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन में बताया गया था कि थोड़ा बहुत तो हमारे पर्यावरण को इससे भी नुकसान होता ही है। अब सौर कुकर का उपयोग करने की हानियां क्या हैं बेटा? सौर कुकर रात के समय या वर्षा के समय जब आसमान में बादल छाए हों तो कार्य नहीं करता है, मतलब इसको हम धूप के समय ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। भोजन धीमी गति से पकता है, इसको बेटा पकने के लिए ज़्यादा समय चाहिए होता है। सामान्य रूप से कार्य करने के लिए धूप की अधिकता होनी चाहिए, तो धूप भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या हैं? ऊर्जा की खपत को कम करने के उपाय लिखिए। औद्योगिकीकरण बेटा ऊर्जा की मांग को बढ़ावा देता है। आपने देखा आजकल इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा है उसी को हम औद्योगिकीकरण कहते हैं, मतलब जो हमारे उद्योग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता जा रहा है जिसके कारण ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसका यही मतलब है औद्योगिकीकरण ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है। अब जीवाश्म ईंधन ऊर्जा को आसानी से सुलभ स्रोत हैं, मतलब हमें जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा है वो आसानी से मिल जाती है, जो इस मांग को पूरा करते हैं। इसलिए हम जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं बेटा, क्योंकि इससे ऊर्जा आसानी से मिल जाती है और ये सस्ते भी पड़ते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग के कारण पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे हम जीवाश्म ईंधन का जब यूज़ करते हैं बेटा, जैसे कोयला पेट्रोलियम, तो इसके कारण क्या होता है हमारे पर्यावरण में, ये देख रहे हो आप बेटा, ये हमारी अर्थ है और यहाँ से ये जो सूर्य की किरणें आती हैं, ये सूर्य की किरणें किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर। इनमें से कुछ किरणें तो पृथ्वी तक आ जाती है और कुछ किरणें वापस चली जाती है। अब जो यहाँ पर रह जाती है बेटा वो किसके कारण होता है? जब हम जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं तो CO2 की एक लेयर बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जो सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी पर रोके रखती है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी होती है और जो गर्मी होती है उसी के कारण हम पृथ्वी पर जीवित हैं बेटा। लेकिन अगर हम जीवाश्म ईंधनों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये CO2 की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, तो यहाँ पर पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और जो हमारे लिए असहनीय होगी बेटा। इसी को हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन का बहुत अधिक उपयोग वातावरण में ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ाता है और जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। ये अब मैं आपको बता रही हूँ बेटा, जब यहाँ ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो इसी के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, मतलब पृथ्वी के स्तर में जो गर्मी होती है वो बढ़ती जाती है, पृथ्वी के ऊपर की गर्मी बढ़ती जाती है।
जब ये गर्मी हमारे लिए असहनीय होगी तो इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और समुद्र स्तर में भी वृद्धि होती है, मतलब जो पानी का लेवल भी है बेटा वो भी कम होता जाएगा ज़्यादा गर्मी के कारण, तो समुद्र स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब जीवाश्म ईंधन की खपत को पूरी तरह से कम करना संभव नहीं है, मतलब हम जो हमारे को जितनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उतनी हम जीवाश्म ईंधन की खपत को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है बेटा, अनवीकरणीय स्रोत है, ये समाप्त होने वाले स्रोत हैं। इसलिए बिजली के उपकरणों को बुद्धिमानी से प्रयोग करके तथा बिजली की बर्बादी को कम करने जैसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जो हमें ऊर्जा चाहिए बेटा ये हम कहाँ से ले सकते हैं, बिजली के उपकरणों से, और जो हम उससे जो बिजली पैदा करते हैं उसका भी हमें बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए। हमें बिजली को बर्बाद होने से रोकना चाहिए। जैसे अगर हमें किसी टाइम लाइट की ज़रूरत नहीं है तो बेटा हमें लाइट को बंद कर देना चाहिए, ये नहीं कि बिना बात आप लाइट को जलाए रखें। पानी के अनावश्यक उपयोग से बचा जाना चाहिए और पानी को भी चला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। बड़े पैमाने पर पारगमन के साथ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बड़े पैमाने पर अपनाया जाना चाहिए, मतलब हमें सार्वजनिक जिसको सारी पब्लिक यूज़ करती है वो परिवहन हमें यूज़ करने चाहिए इनको लाने ले जाने के लिए। ये छोटे छोटे कदम प्राकृतिक संसाधनों की खपत को कम करने और उन्हें संरक्षित करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं। कौन कौन से छोटे कदम हैं बेटा, एक तो हमें पानी को बेकार नहीं करना चाहिए, पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इसी तरह से बिजली के उपकरणों का भी हमें बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर हमें बिजली का उपयोग करना चाहिए। ये हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमने बताया आपको, प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसकी खपत को ये कम करेंगे। मतलब हम जब बिजली का प्रयोग करेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे तो हम प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम प्रयोग करेंगे और उन्हें हम संरक्षित मतलब उनका हम भंडारण कर सकेंगे और ये हमारे लिए बहुत कारगर मददगार सिद्ध हो सकते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी लेसन के MCQ के साथ आपसे फिर से मिलेंगे बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत बेटा, ठीक है। ओके, बाय बाय।